हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में हमने एक लेक्चर देख लिया था। उसमें हमने बेसिक्स देखे थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देखे थे इकोनॉमिक सर्वे के। कुछ बच्चों ने मुझे कल मैसेज किया था कि सर 2025-26 वाला इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में आया नहीं है, तो हम 2024-25 वाले इकोनॉमिक सर्वे को ही आप पढ़ा दीजिए। ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि वो बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो टेक्निकल वर्ड समझने में इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत आती है हिंदी में अगर मैं बोलूँगा तो मैंने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। देखो, अपने को पढ़ना 2024-25 वाला भी है और 25-26 वाला भी है, दोनों इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने हैं। तो सॉल्यूशन ये निकाला है कि मैं 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा, और यूनिट 6 की जो निर्माण की बुक है वो शानदार किताब है, उससे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो एक तो वो 2024-25 वाला मैं निर्माण की इकोनॉमिक सर्वे वाली किताब से, जो इकोनॉमी वाली किताब है यूनिट 6 की, उससे पढ़ा दूँगा। और दूसरी जो है 2025-26 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है वो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही, वो भी दोनों यूनिट यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। तो ये यूनिट जो है मैं इस मूल इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ा दूँगा। देखो, इकोनॉमिक सर्वे मेरा पढ़ाने का उद्देश्य केवल आपका प्रीलिम्स निकलवाना नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, आपके दिमाग में बात चल रहा होगा केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं है। आप जब मेंस लिखोगे ना 25-26 की, देखो मेंस तो लिखनी है ना आपको, ऐसे तो नहीं कि आपको प्रीलिम्स निकाल के आपको खुश हो जाना है कि बस मेरा प्रीलिम्स निकल गया। क्या करोगे प्रीलिम्स निकाल के? मैंने 7 बार प्रीलिम्स निकाली है, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम आता है तभी जाके खुशी मिलती है। कोई फ़ायदा नहीं है प्रीलिम्स का। अभी तो तुमको क्या प्रीलिम्स निकले नहीं है इसलिए निकालने का मन हो रहा है कि प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स निकल जाए। जब प्रीलिम्स निकल जाएगी तो मेंस की टेंशन होगी। तो इकोनॉमिक सर्वे मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, जितना प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा हूँ इसका उद्देश्य प्रीलिम्स और मेंस दोनों को पढ़ाना है, ना कि प्रीलिम्स अकेले को पढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना चाहता था काफ़ी समय से, ताकि आप लोग अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें और अच्छे से चीज़ें को देखें और सीखें। तो यूनिट 6 की जो बुक है वो हम पढ़ाएंगे, तो आप 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से हो जाएगा, और 25-26 का तो मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से हमने अभी तक सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन देख लिए थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा था तो सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं प्रचलित भाव पे, प्रचलित भाव मैंने कल बताया था कि इन्फ्लेशन जब हम एडजस्ट नहीं करते हैं तो उसे प्रचलित भाव कहते हैं। और 43% प्राथमिक क्षेत्र का, 33% तृतीय क्षेत्र का और 19% द्वितीय क्षेत्र का योगदान था। उसके बाद स्थिर भाव पे अगर बात करूं तो 33% प्राथमिक क्षेत्र का, 40% सबसे ज़्यादा जो है तृतीय क्षेत्र का या टर्सरी या सर्विस सेक्टर का, और 26% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान इसमें रहा है। ठीक है, अब इसमें भी हम अलग अलग देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब है। प्राइमरी सेक्टर मैंने कल भी बताया था आपको कि कृषि और कृषि से संबंधित जो अन्य गतिविधियां होती है, या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो भी हम अर्थ से प्राप्त करते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है ना। तो कृषि से संबंध अन्य गतिविधियों की बात अगर मैं करूँ तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान रहा है वो मैंने बताया ही कि जीएसवीए का 43% था तथा स्थिर भाव पे 33% रहा है। फसलें प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक बनी हुई है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अलग अलग घटक हैं, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे कम वाला योगदान वाला क्वेश्चन बन चुका है एमपीपीएससी में। प्रीलिम्स में तो नहीं आया है, लेकिन एमपीपीएससी की जो अन्य एग्जाम्स होती है उनमें आ चुका है। तो फसलें योगदान देती है 24-25 और 25-26 दोनों का योगदान यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसवीए में, और परिवर्तन भी लिखा हुआ है। तो परिवर्तन से प्रश्न बनता है। फसलों की बात करूं, देखो इसमें एक तो ये है कि प्राथमिक क्षेत्र में फसलें, पशुधन, वानिकी या फॉरेस्ट्री, उसके बाद मत्स्य पालन या मछली पालन जिसको हम बोलते हैं, जलीय कृषि, खनन यानी माइनिंग, ये सब आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, है ना। 2024-25 में फसलों का योगदान था 31.44%, और 25-26 में था 30.17%। पशुधन का 7.08 और 7.22%। वानिकी का 2.0, और ये आपको ब्राउन कलर, ब्राउन है कौन सा है ये, क्या बोलते हैं, पर्पल कलर, पर्पल जैसे कलर में इसलिए इन दोनों को मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि आप जब मेंस का क्वेश्चन लिखोगे तो इन दोनों फैक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। वानिकी वाले फैक्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो फॉरेस्ट्री का, और साथ में खनन उत्खनन वाले फैक्टर को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वानिकी का योगदान 2.20% है, और खनन उत्खनन का 3.21% रहा है 24-25 में। 25-26 का भी डाटा ले सकते हो चाहो तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, लगभग भी लिख सकते हो कि वानिकी का योगदान लगभग 2% रहा और खनन का योगदान लगभग 3% रहा। उसके बाद बात करूँ सबसे कम योगदान की, सबसे कम योगदान मत्स्य पालन और जलीय कृषि का रहा है 24-25 में 0.58%, और
25-26 में 0.61%। और फसलों का सर्वाधिक योगदान रहा है 31 और 30%। फिर परिवर्तन की बात करते हैं तो फसलों में नेगेटिवली इंक्रीज़ हुआ है, मतलब डिक्रीज़ हुआ है, सॉरी, नेगेटिवली -1.27, मतलब कमी हुई है। पशुधन में मामूली सी वृद्धि हुई है, वानिकी में कमी हुई है। उसके बाद मत्स्य में +0.03 की वृद्धि हुई है, खनन में माइनस कमी हुई है यानी। और कुल मिला के जो प्राइमरी सेक्टर रहा है वो 24-25 में 44% का योगदान था, जो 43% हो गया, यानी 1.42% की उसमें कमी आई है कुल मिला के, अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूँ तो। ठीक है, और ये फैक्ट ऐसे हैं, ये डाटा ऐसा है कि जो बार बार पढ़ने से ही आपको याद हो सकता है। मेरे पास कोई च्यवनप्राश की गुट्टी नहीं है कि मैं आपको पिला दूंगा और आपको याद हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कम से कम बार बार सुन तो लो। सामने रखो इकोनॉमिक सर्वे को और बार बार सुनो, सुनने में क्या जा रहा है, डबल की स्पीड लगा के सुनते रहो। फिर अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो प्रचलित भाव पे सर्वाधिक वृद्धि मत्स्य पालन में हुई है और सबसे कमी जो है खनन में हुई है। तो ये हमने प्राइमरी सेक्टर और उसका योगदान देखा, और बाकी यहाँ भी वही लिखा हुआ है। अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में प्रचलित भाव पे 19.79% का योगदान रहा और स्थिर भाव पे 26.18% का रहा। मेंस में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। मेंस में प्रश्न बनेगा आपका कि 25-26 इकोनॉमिक सर्वे में द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान था, तो आपको बताना आना चाहिए कि 19.79% प्रचलित भाव पे, स्थिर भाव पे 26.18%। उसमें भी अगर सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन देखूँ तो ये MPPSC इसमें दूसरी एग्जाम्स में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ पे लिखा हुआ निर्माण क्षेत्र का, फिर उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का, फिर विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य क्षेत्रों का। विनिर्माण क्षेत्र का जो आता है वो आता है 2024-25 और 25-26 में अलग अलग है। 24-25 में 7.49 और 25-26 में 7.22%। अप्रोक्सीमेटली याद रखो, दोनों में 7% रहा है। विद्युत, गैस, जलापूर्ति का 3% के लगभग और निर्माण क्षेत्र का 9% के लगभग। तो निर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा 9%, फिर विनिर्माण 7% और फिर विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का 3%। दोनों में विनिर्माण और विद्युत गैस वाले में कमी हुई है और निर्माण वाले में वृद्धि हुई है, और अल्टीमेटली कमी हुई है 2024-25 की तुलना में। 19.96 था, उससे घट के 19.79 हो गया। और अगर वृद्धि दर की बात करूँ तो प्रचलित भाव पे 6.93% की वृद्धि हुई है विनिर्माण में, और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है निर्माण क्षेत्र में 13.41% की। निर्माण और विनिर्माण का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का अंतर मेरे को बताओ कोई कमेंट सेक्शन में। मैं बताया हुआ हूँ वैसे तो मेंटरशिप प्रोग्राम में, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कैसे सुनना। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा निर्माण है कौन सा विनिर्माण है, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद फिर यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। तृतीयक या सेवा क्षेत्र की बात मैं करूँ तो तृतीयक सेवा क्षेत्र में योगदान तो देखो मैं बता चुका हूँ पहले भी, बस ये परसेंटेज वाइज योगदान बता देता हूँ। व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट, ये सबसे ज़्यादा योगदान है। सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है। 25-26 में 10.35% और 24-25 में 10.35%, यानी बराबर। इसीलिए योगदान में परिवर्तन 0% है। परिवहन और भंडारण में सबसे ज़्यादा कमी हुई है योगदान में। रेलवे में 0.8% का सबसे कम योगदान है। तो देखो, सबसे ज़्यादा योगदान और सबसे कम योगदान आता है। सबसे ज़्यादा योगदान व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट का, और सबसे कम योगदान रेलवे का। और सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आती है, जैसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, रियल इस्टेट हो गया, फिर पब्लिक सर्विसेज हो गई। तो ये सारी सर्विसेज जो है, ये लोक प्रशासन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो ये सब सर्विसेज में ही आती है, और इन सब के जो है योगदान यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे कम हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ देखो, हमने देखा था कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों में कम अल्टीमेटली कमी हुई है 24-25 की तुलना में। यहाँ देखो आप, इससे ये कम हुआ -0.17। उसके बाद इससे भी यहाँ पे कम हुआ है कितना, -0.142। लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुई है अल्टीमेटली सर्विसेज में। देखो आप 35 से 37, यानी लगभग 1.59% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बाकी अगर बढ़े हम आगे तो निष्कर्ष भावी तथ्य की इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 618 करोड़ के राजस्व अधिक का अनुमान है। देखो, राजस्व और पूंजी इन दोनों में अंतर है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूंजीगत यानी कैपिटल और रेवेन्यू, इन दोनों में अंतर है। देखो, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू जब हमको मिलता है तो हमको वापस से उसको रीपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन कैपिटल को तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने किसी से लोन लिया, मान लो अब लोन लिया आपने, तो वो लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा ना वापस। लेकिन अगर मान लो आपको कहीं से प्रॉफिट हुआ, किसी भी चीज़ से कहीं कोई प्रॉफिट हुआ, तो उसको वापस करने की आपको ज़रूरत थोड़ी है। जैसे आपको टैक्स मिल रहा है, ठीक है, पब्लिक से टैक्स मिल रहा है, आपको मिल ही रहा है, कर जिसको बोलते हैं, कर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है राजस्व में। तो टैक्स को आपको वापस करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू को आपको वापस नहीं करना पड़ता है, ठीक है, और आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती वापस करने के लिए कि वैसे ही अगर कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल अगर आपने किसी से लिया है तो आपको वापस करना पड़ेगा और आपकी लायबिलिटी भी जनरेट होगी वहाँ से। और अगर मैं, ये तो हो गई रिसिप्ट की बात, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों की बात करता हूँ। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आपके पास कोई संपत्ति थी, आपने वो संपत्ति खर्च कर दी, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू और उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिला, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो आपने विनिवेश किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने गवर्नमेंट की कंपनियों में हिस्सेदारी बेच दी, और गवर्नमेंट की कंपनी में जब आपने हिस्सेदारी बेची तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तब जाकर आपको पैसा मिला। लेकिन यहाँ क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जैसे आपको सैलरी देनी है, तो सैलरी देनी तो वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, आपको देनी ही है बस वो, समझ रहे हो? तो उस प्रकार चीज़ें होती है और ना, लेकिन हमारी संपत्ति को नुकसान नहीं होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारी संपत्ति जाती, समझ रहे हो? तो वैसा है। तो कैपिटल और रेवेन्यू का मैंने आपको अंतर बताया। तो रेवेन्यू सरप्लस है हमारे यहाँ। रेवेन्यू सरप्लस मतलब हम जितना खर्च नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको प्राप्त हो रहा है, वो सरप्लस होता है। और घाटा मतलब क्या है कि जितना प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा हम खर्च कर दे रहे हैं, तो वो घाटा होता है। मैं बहुत ही बेसिक से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि हमको सर सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम कमेंट में ये तो बताओ आप। हर एक बंदा अगर कमेंट में ये बात लिखेगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मुझे खुशी होगी, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा पढ़ाने में कि हाँ मेरे को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हमको जितना प्राप्त हो उससे ज़्यादा हम खर्च कर दें तो क्या होगा? तो हमारा घाटा है। और अगर हमको जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है या हमने बचत कर ले रहे हैं, तो वो फिर राजस्व अधिक की या सरप्लस होता है। तो मध्य प्रदेश में राजस्व अधिक की स्थिति बनी हुई है। तो 2025-26 में 618 करोड़ का राजस्व अधिक का अनुमान है। देखो, डायरेक्ट तो ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो इसको। इसी अवधि में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का यानी फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा 4.66% रहने की संभावना है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। मैं थोड़ा सा घाटा बता देता हूँ। घाटा मैंने बताया ये कि प्राप्तियाँ से ज़्यादा अगर खर्च हो जाए तो घाटा होता है। एक होता है राजस्व घाटा, यानी राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा राजस्व खर्च हो गया, तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ये राजस्व घाटा होता है। एक होता है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। इसमें क्या होता है कि कुल व्यय मतलब होता है राजस्व व्यय भी और पूंजीगत व्यय भी, यानी कैपिटल और रेवेन्यू दोनों का एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट और नॉन डेब क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। देखो, अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट है यानी कैपिटल मिला है हमको, पैसा मिला है हमको, और वो डेब क्रिएट नहीं कर रहा है यानी ऋण क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हमको वापस चुकाने की जरूरत थोड़ी है फिर उसको। जैसे मान लो आपकी PSU से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जैसे सेल है, ONGC है, भेल है, ये सब है। अब इनसे जो प्रॉफिट मिल रहा है हमको, लाभ मिल रहा है हमको, वो कैपिटल है हमारा, लेकिन उसको वापस करने की जरूरत थोड़ी है आपको। तो मैं वो घाटे में क्यों इंक्लूड करूँ? समझ रहे हो आप? तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ हटा देते हैं। फिर एक होता है प्राथमिक घाटा। देखो, प्राथमिक घाटे का कंसेप्ट कब आया था, मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऐसा बोलने लगी कि जो पिछली गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसका भी हम ही पे करते हैं, ब्याज का भुगतान। मूल पेमेंट तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। तो उसका भी जब ब्याज भुगतान हम ही कर रहे हैं तो वो हम हमारे घाटे में क्यों जोड़ें, है ना? तो वो तो कम से कम हम हटा सकते हैं कि हमने जो लोन लिया है हम उसी का इंक्लूड करें। तो पिछली सरकारों ने जो लोन लिया है उसके ब्याज का भुगतान हम नहीं जोड़ते। तो इसीलिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान प्राथमिक घाटे में, प्राइमरी डेफिसिट में घटा जाता है। बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों का एक्सपेंडिचर आता है, और टोटल रिसिप्ट में भी कैपिटल और रेवेन्यू दोनों की रिसिप्ट आती है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहां राजस्व प्राप्तियां राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 15% थी, वहीं 25-26 में वो बढ़ के 17% हो गई, यानी 2% इंक्रीज हो गया 21-22 की तुलना में। यानी राजस्व प्राप्तियां बढ़ी है हमारे यहाँ।
जैसे टैक्स जो मिलता है ना हमको, तो टैक्स बढ़ा है अभी। राज्य के कर राजस्व के पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि अनुमानित है। देखो मैंने बताया ना, अभी टैक्स में जो रेवेन्यू हमको मिल रहा था, टैक्स रेवेन्यू, वो बढ़ा है, वो 13% की वृद्धि उसमें हुई है। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, CBDC के बारे में आपको बता दूं कि ये हमारी RBI की डिजिटल करेंसी है, बस इतना ही इसके लिए ज़रूरी है। ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कमेंट सेक्शन में कोई मेरे को बता दे कि डेबिट टू टैक्स रेशियो क्या है, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, उसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 31% पर बनाए रखते हुए राजकोषीय समेकन के पद पर, यानी फिस्कल मैनेजमेंट के पद पर आगे बढ़ रहे हैं, जो लक्षित 33% से कम है। अभी 31% हमारा ऋण GSDP रेशियो है। डेबिट GSDP रेशियो कितना है? 31%, और हमने टारगेट कितना बनाया? 33% का, तो अभी कम है। फिर बैंकिंग की बात करूं तो राज्य में 8,798 बैंक शाखाएं हैं। ये मेंस में लिख सकते हो आप। 8,798 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है राज्य में, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 4.62 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। ये भी आप मेंस में, प्रीलिम्स में, दोनों में यूज़ कर सकते हो। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, PM स्वनिधि योजना, ये योजनाएं जो है ये स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उसके बाद अगर मैं कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात करूं तो कुल फसल उत्पादन में, टोटल फसल उत्पादन, इसमें सारा आ गया, बागवानी फसलें भी आ गई है, उसके बाद इसमें जो है खाद्य फसलें भी आ गई है। तो टोटल फसल उत्पादन में 7.66% की वृद्धि हुई है, और फसल क्षेत्रफल में 2.48% की कमी आई है। देखो, एक होता है एरिया कि कितने एरिया में फसल उगाई जा रही है, और एक होता है प्रोडक्शन कि उस एरिया से कितना प्रोडक्शन आ रहा है। तो एरिया जो है उसमें तो 2.48% का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन में 7% का इंक्रीज़ हुआ टोटल फसल उत्पादन में। वहीं अगर मैं खाद्यान्न फसलों की बात करूँ जिन्हें हम खा सकते हैं, फूड ग्रेन्स, तो इनके एरिया में 4% की वृद्धि हुई है और प्रोडक्शन में 14% की वृद्धि हुई है। तो ये भी बातें याद रखना। लेकिन दलहन और तिलहन में अगर बात करूं तो दलहन में 21% की और तिलहन में 5% की कमी हुई है ना, ये ऐसा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। फसलों में गन्ना की बात करूं तो 19% और कपास में 3% की गिरावट आई है। दूध उत्पादन की बात करूं तो 5% की वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वो 707 ग्राम है। ये आ सकता है क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है भारत में, यानी प्रति व्यक्ति को कितना दूध मिला, तो 707 ग्राम। मांस उत्पादन में भी 9% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना हम चला ही रहे हैं। ग्रामीण जो आवास योजना है, ग्रामीण शहरी दोनों आवास योजना चल रही है। तो ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 40 लाख को आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। या आप मेंस में आप ये डाटा लिख सकते हो, है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं, प्रीलिम्स की दृष्टि से ज़रूरी नहीं है, और इसको मेंस की दृष्टि से अंडरलाइन कर देते हैं। 40 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं एक और मेंस का डाटा बताऊं तो स्वच्छता के क्षेत्र में 50,000 से अधिक गांव ODA प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। एक वॉश ऑन व्हील्स और स्वच्छता साथी जैसे कुछ इनोवेशंस भी गवर्नमेंट ने चलाया। वॉश ऑन व्हील्स मतलब जगह जगह जो आपने देखा होगा ना कि जहाँ पे शौचालय नहीं है वहाँ पे वो, जिसे जो कोई मंत्री वगैरह आता है तो वहाँ पे शौचालय गवर्नमेंट जो है वो गाड़ी वाली शौचालय ले आते हैं, वैसा। सिपरी एक सॉफ्टवेयर है, इसके उपयोग से जल गंगा संवर्धन अभियान और ग्रामीण अवसंरचना का वैज्ञानिक नियोजन किया जा रहा है। मतलब जो जल गंगा संवर्धन अभियान है वो, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी प्लानिंग सिपरी से हो रही है ना, सिपरी सॉफ्टवेयर से। उसके बाद औद्योगिक विकास MSME अधोसंरचना की अगर मैं बात करूं तो औद्योगिक नीति एवं निवेश के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 25-26 माह तक 1028 औद्योगिक इकाइयों को इतनी भूमि हमने दी। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1,17,000 करोड़ का निवेश हमको मिला, और रोजगार के अवसर इससे जनरेट हुए 1,77,000। और यह प्रगति मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन नीति 2024 के अनुरूप पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है। ये नीति इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन नीति कब आई थी, इस पर 2 स्टार लगाओ, तो 2014 में आई थी। ठीक है। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि हमें निवेश कितना प्राप्त हुआ है, तो ये देखो, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है निवेश कितना मिला है, लेकिन मैं बताऊंगा आगे के कहाँ ज़रूरी है। MSME विकास नीति 2025 में नई नीति आई है। 2 नीतियाँ हैं 2025 में, एक तो MSME विकास नीति और एक मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना। ये जो योजना है 2025 वाली, इसके तहत दिसंबर 2025 तक 1723 स्टार्टअप को मान्यता मिली है। एक स्फूर्ति करके स्कीम है। पारंपरिक उद्योग जो है, जैसे जो
क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज चली आ रहे हैं ना, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे हाथ से बनाते हैं ना चटाई वगैरह ये सब, तो उनको बढ़ावा देने के लिए स्फूर्ति योजना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बन सकता है प्रीलिम्स में। इस पहल ने हस्तशिल्प हस्तशिल्प क्या बोलते हैं, हैंडक्राफ्ट शायद, वस्त्र एवं अन्य हैंडीक्राफ्ट एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्रों में आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त किया है। 2025 में नवंबर माह तक पर्यटक कितने आए हमारे यहाँ, तो 13 करोड़ आ चुके हैं और उज्जैन सबसे नंबर 1 पे है उसमें। 42% तो केवल उज्जैन में आए हैं, 5 करोड़ महाकाल लोक बनने के बाद। यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी लिस्ट में भी 15 स्थल मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। अभी स्थायी नहीं है लेकिन अस्थायी तो है। और केंद्र सरकार के द्वारा ओरछा के ऐतिहासिक स्मारक समूह को 2027-28 के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामांकन की अनुशंसा राज्य की सांस्कृतिक और पर्यटन क्षमता को के अंतर्गत उपलब्धि है। तो ये हमने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए ओरछा के ऐतिहासिक स्मारक समूह को शामिल करने की रिक्वेस्ट करी है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी से कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मात्र 499 रुपये उसकी फ़ीस है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।